स्वागत है आपका नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार सूर्य और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। आज हमारे बीच झाझा के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रवि जी जुड़ रहे हैं, जो स्वयं बीपीएससी करके पूरे बिहार में 91वां रैंक प्राप्त किए हैं। और झाझा में जितने भी बीपीएससी तैयारी करें या यूपीएससी की तैयारी करें, मुझे लगता है कि उन्हें अवश्य ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। फॉर्मल टॉक्स में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? ठीक है। सर मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा सर कि आप सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी झाझा जमुई जिला में पदस्थापित हूँ और यह मेरी सेवा की चौथी पोस्टिंग है और प्रखंड में संचालित योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन हो, जी। अक्षरशः लोगों तक विकास की धारा पहुँचे। हमारी सरकार जो नियम बनाती है वह अक्षरशः लोगों तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकताएं होती हैं और उसी कार्य में हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन आप आज बुलाए कि छात्रों को हमसे कुछ फ़ायदा होगी, तो मुझे लगा कि नहीं, आपको भी आना चाहिए। तो मेरा यही परिचय है कि मैं बीपीएससी के 53वीं से 55वीं बैच 2013 बैच का मैं सफल अभ्यर्थी हूँ और ग्रामीण विकास सेवा मेरा कैडर था और मेरा 52 रैंक था बीपीएससी में। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में नवादा ज़िले में, औरंगाबाद ज़िले में, जमुई ज़िले में मैंने अपना योगदान दिया है। इससे पूर्व भी मैं सांख्यिकी सेवा में रहा, तो मुजफ्फरपुर में भी मैंने काम किया है। तो एक लंबी अनुभव रही है जीवन में और छात्र जीवन में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर ही रहा था और उसी दरमियान में बिहार लोक सेवा आयोग में उत्तीर्णता प्राप्त किया मैंने। तो बस इसी तरह कारवां बनती गई, हम यहाँ तक आपके सामने बैठे। तो सर आपने अपना परीक्षा किस वर्ष निकाला था? 2013 में मैं फाइनली रूप से उत्तीर्ण किया था। जिस वक्त आप इंटरव्यू देने गए थे, तो इंटरव्यूअर से आप फेस किस प्रकार कर पाए? किस प्रकार का प्रश्न? शायद आपको डर लगता हो उस वक्त। नहीं, डर तो रहता ही है। तो स्वाभाविक है कि जब आप साक्षात्कार बोर्ड में जाते हैं तो एक रहता है कि आप यहाँ से अगर पास करते हैं तो एक मंजिल मिलती है और नहीं अगर पास करते हैं तो बिल्कुल आप धरातल पर आ जाते हैं, जहाँ आप पीटी मेंस सारा क्वालिफाई सब बेकार हो जाता है। तो ऐसा भाव तो एक आम स्टूडेंट को भी होता है, मुझे भी थी। घबराहट तो होती ही है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था कि जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी मंजिल में प्राप्त करूँगा। तो साक्षात्कार हमारा श्री राजवर्धन शर्मा जी के बोर्ड में था और साक्षात्कार हमारी लगभग 28 मिनट चली थी और 150 नंबर का मार्क्स का इंटरव्यू था हमारे समय में। तो मुझे 84 मार्क्स यानी 84 नंबर हमको मिले थे और हमने लगता है कि वो, मगर मैं साक्षात्कार चूँकि एक लंबे समय बीत गए हैं, फिर भी मुझे पूरी प्रश्न याद है अपने मेरे ऑप्शनल पेपर से, मेरे गृह जिला से, मेरे जो मैं सेवा में काम कर रहा था उससे, सभी क्षेत्रों से प्रश्न मुझे आए और बहुत अच्छे से मैंने जवाब दिया। मुझे लगता था कि कुछ और नंबर मिलते, लेकिन अच्छे नंबर से मैं पास भी किया, तो संतोष भी है। और आप को कैसे लगा कि मुझे बीपीएससी ही करना चाहिए, या इससे पहले आप किसी और सेवा में थे? जी, किस सेवा में थे सर? मैं इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग बिहार सरकार में मैं सांख्यिकी सेवा में था और काफ़ी दिनों नहीं रहा, करीब 2 साल 9 महीना में उस सेवा में रहा और उन 2 साल 9 महीना की सेवा ने मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि जब आप जॉब में आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, मिलते हैं, कैसे सरकार योजनाएं चलाती है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ये सारा कुछ हमको वो 2 साल 9 महीना के कार्यकाल से हमको इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा हुआ।
और मैं काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि नौकरी करने के बाद मैं दूसरी सेवा में स्टाफ सिलेक्शन से भी बीपीएससी को मंजिल मैंने तय किया। इससे पहले यूपीएससी भी दे रहा था, लेकिन मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। मुझे लगा कि नहीं, एक दिन आगे जाना है तो आदमी को संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष ही आदमी को आगे बढ़ाता है। अगर यूपीएससी में और अटेम्प्ट बचे होते तो शायद यूपीएससी भी पास कर जाता। तो सर, आपने जिस वर्ष अपना एग्ज़ाम क्लियर किया और एग्ज़ाम निकल गया, तो आपके घर वालों का उस समय रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन तो स्वाभाविक है, जब सफलता मिलती है तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन रिएक्शन था कि हमारे पिताजी का रिएक्शन था कि और भी आगे जाना था। तो गार्जियन को हमेशा रहता है कि बच्चे और अच्छे करें, लेकिन संतोष ही था। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर चयनित हो चुका था, तो एक प्रखंड में एक बड़े कैनवास में काम करने का मौका मिलने वाला था, तो एक रोमांच तो था ही, घर में भी था। आपने अपना एग्ज़ाम कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया? ये बिहार लोक सेवा आयोग में मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं झारखंड लोक सेवा आयोग में 3 बार मुख्य परीक्षा दिया था। उसके पहले मैं संघ लोक सेवा आयोग का 2009 और 2010 2 बैच में मैं मुख्य परीक्षा भी दिया था। क्या आपने सर घर में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी की या कहीं और जाना भी पड़ा था? देखिए, मैंने शुरुआती दौर में अपनी पढ़ाई संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से की थी, और संत कोलंबस कॉलेज में चूँकि अच्छे अंक वाले ही एडमिशन होते हैं, तो शुरू से मैं मेधावी अपने आप को कहूँ ना कहूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर था कि लगभग 75% से ऊपर मार्क्स वाले ही संत कोलंबस कॉलेज में एडमिशन होते हैं। तो एक माहौल अच्छा तरह मिला मुझे हजारीबाग में पढ़ाई करने का, और हजारीबाग से मैं संत कोलंबस कॉलेज में पढ़ा। वहाँ भी प्रतियोगिताओं का अच्छा एक वातावरण रहा है, हमारे कॉलेज में भी रहा। हम लोग भी उस वातावरण में ढले, और सिविल सेवा के प्रति एक वहीं पर हमारी मन में एक भाव आ गई थी कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। जी। तो सर, परीक्षा की तैयारी के समय ऐसा कभी दौर आया हो, शायद डिमोटिवेट हो गए होंगे, तो उस वक्त आपने अपने आप को किस प्रकार संभाला? हुआ था एक लंबा, चूँकि तैयारी करते करते लगभग 10 वर्ष बीत गए थे, तो थकान हो ही जाता है। और मैं भी ना भी चाहूँ तो भी एक मन में भाव होता है कि आखिर मैं पीटी पास कर रहा हूँ, मेंस दे रहा हूँ, कम कम नंबर से इंटरव्यू कॉल के लिए छूट रहे थे। तो मन में तो आता था कि लगता है कि कहीं तैयारी में कमी है या मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को समझाता था कि अगर मैं मेहनत में और अगले अटेम्प्ट में अच्छा से तैयारी करूं तो ज़रूर मैं अच्छे रैंक से पास करूंगा। लेकिन निराशा आती थी, लेकिन उसके कम करने के लिए कभी कभी मंदिर जाया करता था। पटना में मैं तैयारी किया अपने ज़्यादातर समय, दिल्ली में भी रहा, बेरसराय में लियाकत अंसारी साहब के यहाँ हमने मॉक टेस्ट भी दिया था, और टेस्ट सीरीज भी मैंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में दिया था। लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई का हजारीबाग के बाद पटना में अपना समय दिया था। वहाँ हमारे गुरुदेव रहे थे ज्योग्राफी में रास बिहारी सिंह, प्रोफेसर रास बिहारी सिंह थे, और हिंदी लिटरेचर में डॉक्टर बलराम तिवारी से मैंने पढ़ाई की थी। यद्यपि कि मेरा स्नातक का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, तो एकदम ग्रेजुएशन का पेपर छोड़ देना, फिर नया पेपर लेना और फिर उसमें सफलता की राह तलाशना, तो एक्चुअली में ये बहुत आसान नहीं था। लेकिन लगता था कि हमें कि इकोनॉमिक्स से बेहतर मुझे ज्योग्राफी में बहुत मन लगता था। हिंदी लिटरेचर में मैं नॉवेल्स पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था, तो बहुत अपनापन जैसा टच लगता था, तो इसलिए मैं रखा। लेकिन ये भी हो सकता है कि काउज रहा हो कि अपने ऑप्शनल को मैं छोड़ दिया और एक नया ऑप्शनल को पकड़ा, हो सकता है इसलिए के कारण भी कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ। ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल विषय था? जी, ऑप्शनल था मेरा। ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर हमारी शुरू से ऑप्शनल था। तो एक लंबा समय बीता, लेकिन ऐसा कोई मानदंड नहीं है कि एक लंबा समय बीतने के बाद ही कोई पास करेगा। कोई एक अटेम्प्ट में भी पास करते हैं,
कोई 2 अटेम्प्ट में भी करते हैं, लेकिन अच्छा तो रहेगा कि एक ही अटेम्प्ट में कर ले लो। जी। तो अपनी कमी बेसी में मैं तो यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि कमियां ही आदमी को ये करता है, और जिस बेस में मैं फाइनल किया काफ़ी अच्छे मार्क्स मुझे आए। जी। 700 मैं याद करता हूँ अपने पुराने दिनों को, तो 717 नंबर 717 इंटरव्यू कॉल के लिए नंबर था, जी। और मेरे जो रिटर्न में नंबर थे वही मेरे 766 नंबर थे। तो मैं काफ़ी लीड ले लिया था इंटरव्यू कॉल के लिए ही। और फाइनल मेरा था जनरल का कट ऑफ था 817 नंबर और मेरा 850 नंबर था। तो मैं फाइनल से लेकर इंटरव्यू तक जिस बैच में मैं फाइनल किया, कट ऑफ से मैं बहुत आगे रहा। अगर मुझे कितनों भी इंटरव्यू में कम भी नंबर आता तो मैं फाइनल सेलेक्ट तो हो ही जाता। तो जब फाइनल हुआ तो मैं उसको तुलना, जिस बैच में मैं पास नहीं किया था उससे तुलना करता हूँ तो लगता है कि नहीं, उस बैच में कुछ कमी थी। और जब मैं पूरी तरह से पूरे सिलेबस को, पूरे जीएस को पूरी समग्रता से मैंने ले लिया, गंभीरता से लिया, हर बिंदुओं पर मैं दूर तक मैं गया, मतलब एक एक टॉपिक्स को कई एक बार मैं देखा, कई बिंदुओं से मैं देखा कि कहाँ किस बुक्स में अच्छा नोट्स है, कहाँ अच्छा आंसर है, कहाँ अच्छा मैप है, कहाँ अच्छा थॉट है। उसको जब मैं उठा करके मैं अपने आप को तराशा, जिसे आप कह सकते हैं कि हीरा की तरह तराशा। जी। तो जब मैं पूरी तरह से सुसज्जित हो गया तो मैं फाइनल हुआ। तो मेरा तो यही मानना है कि अटेम्प्ट और लंबे समय का फाइनल से कोई रिलेशन नहीं है। आपको जो मानदंड जो आयोग का होता है, अगर आप पूरा करते हैं तो आप प्रथम अटेम्प्ट में भी पास कर सकते हैं। मतलब देखा जाए तो आपकी स्ट्रेटेजी यही थी। हाँ, स्ट्रेटेजी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ नंबरों से मैं छूट रहा था। तो हालांकि कसक तो एक रहा कि यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मन में ये भी संतोष है कि सिविल सर्विसेज के रूप में प्रखंड स्तर पर ही कभी सभी विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का एक अवसर तो जरूर मिल रहा है। सर आपका रैंक क्या रहा था? मेरा 51 रैंक था। 51। आपने सर जीएस की तैयारी कैसे की थी? जीएस की तैयारी मेरा मानना है कि एक दिन में नहीं हो सकता। जी। और जीएस की तैयारी तो बचपन से ही शुरू होती है। जो हम 6 क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो कम बेस वही सब टॉपिक्स आते हैं। जी। मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं ली, और जीएस मैंने जो भी तैयारी किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को देख करके किया, और करेंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण में हर माह लेता था जी। और न्यूज़पेपर पढ़ता था। जी। उसके बाद जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ता था, यूनिगाइड्स पढ़ता था, और कुछ कुछ स्पेशल बुक्स भी पढ़ता था। जैसे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बीएल ग्रोवर की किताब बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसे और एटलस का अलग से ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी था, तो कुछ एटलस में काफ़ी मैन्युअली देखा। फिर पॉलिटी में लिए यूनिगाइड का तो इंडियन पॉलिटी देखा ही, साथ ही सुभाष कश्यप का संविधान भी मैंने पढ़ा था। तो कुछ इकोनॉमिक्स में मिश्रापुरी की किताबें भी पढ़ा था। तो जहाँ जहाँ से कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते थे उसको मैं उठा लेता था। तो एक समग्रता से वो होती है, और जो अच्छे भी स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन बैंक को जरूर देखते हैं और उसी के अनुरूप अपनी तैयारी करते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर ज़रूरी है। ज़रूरी है, और उसमें आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से हम इसको टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। तो वो एक लंबा प्रक्रिया है, और जीएस को एक बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीएस में इतिहास जब पढ़ते हैं तो ईस्वी सारे भूल जाते हैं, ईस्वी याद नहीं रहता है, तो उसके लिए आप क्या करते थे? देखिए, होता है क्या कि जब आप हिस्ट्री की आपने बात किया है, उसी तरह से और भी कई बिंदु हैं। जैसे आप पॉलिटी में भी कई धाराएं हैं, जी। अनुच्छेद हैं। जी। तो उसके लिए आपको एक मानदंड भी अपनाना पड़ेगा। मानदंड ये अपनाना पड़ेगा कि अब जैसे मान लीजिए मुगल वंश, तो मुगल वंश में कितने शासक क्रोनोलॉजी से आए हैं वो आप पहले देख लें, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। उसके बाद एक तरफ से देखें कि उनका शासकों का कार्यकाल क्या रहा है, तो वो भी क्रोनोलॉजी में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जैसे मान लीजिए बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, तो ये जितने भी शासक हुए हैं उनके कार्यकाल में क्या क्या मेन इवेंट्स हुए हैं, और उसको डेट वाइज अपने माइंड में सरिया लें, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन।
तो अगर आप देखेंगे कि हड़प्पा एज से ही चलते हैं हिस्ट्री में, जी तो स्टोन एज आया, जी फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, धार्मिक मूवमेंट हुआ। तो हिस्ट्री तो मेरा ऑप्शनल नहीं था, लेकिन मैंने जीएस में ही जितना पढ़ा है वो यही हिस्ट्री है। तो उसका आप देख लीजिए क्रोनोलॉजी से कहाँ कहाँ आता है। उसी तरह से आपका आर्टिकल्स है, आर्टिकल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, मूल अधिकार में क्या है, मूल कर्तव्य में क्या है। आप संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं बहुत हैं, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी से याद करना पड़ेगा कि किसके बाद कौन आता है। वो आपको सीक्वेंस पहले आपको सजाना पड़ेगा अपने माइंड में, और उसी को अनुरूप आप डेट को सजाते हैं, इवेंट्स को सजाते हैं। तो आप कंप्यूटर के तरह जब एग्ज़ाम आता है तो आपका कंप्यूटर के तरह दिमाग ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। लेकिन ऐसे आप इधर से उधर से इधर से उधर से पढ़ेंगे तो वो कभी भी आपको याद नहीं होगा। यही तरीका है इसका, बार बार रिवीजन करना, बार बार एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ना, 20 बार पढ़ना, जब तक कि वो आपके एक हम लोग पढ़ते थे तो आपस में मित्रों का ये कहना होता था कि खून में समा जाना, जी ब्रेन के जरिए खून में शामिल हो जाए, मतलब कि आप उसे भूले नहीं। क्योंकि आप युद्ध कोई लड़ने जाता है तो उसके हाथ में हथियार होती है। जी तो जो लड़का एग्ज़ाम देने जाता है उसका हथियार यही है, वो अपने तर्कस में वो सब तीर रखना चाहेगा जिससे कि हर वो भेद किला को खोल देगा। तो आपको रखना है, आपको फेल होके नहीं आना है, आपको पास होके आना है। और ये कहीं किताबों में नहीं लिखा है कि आपको एक एग्ज़ाम पास करने के लिए 10 एग्ज़ाम फेल करना पड़ेगा। जी अच्छे विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करते हैं तो एक एग्ज़ाम ही उनके लिए अंतिम एग्ज़ाम होता है। आप जिस वक्त बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आपके सारे रूममेट भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे? हम लोग एक ग्रुप बनाए थे, हालांकि वो ग्रुप समय समय पर पास होते चला गया, लेकिन एक बनाए थे जिसमें हमारे मित्र थे, हैदर जी थे, मंटू था, मनीष जी थे, हमारे सीनियर भी थे, अंजनी सर भी थे, जो भी वो नवादा सदर में वीडियो है। तो एक अखिलेश ठाकुर थे, होमगार्ड कमांडेंट में थे। तो एक अच्छे ग्रुप और सर्किल हमेशा साथ में रहा, और एक सभी का सहयोग रहा। सभी हम लोग समर्पित भाव में तैयारी करते थे। तो सभी अपने अपने सेवा में चयनित हुए, विभिन्न बीपीएससी में, झारखंड लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में, सभी अच्छे अच्छे रैंक में पास किए लोग। इसलिए मुझे तो ऐसा मानना है कि जो तैयारी करता है, मन से तैयारी करता है, वो सफल होते हैं। आप कितनी देर पढ़ते थे? मेरी पढ़ाई का रूटीन हमेशा रहा कि मैं सुबह उठ कर पढ़ता था। सुबह मैं 5 बजे उठ के पढ़ता था, और सुबह का जो पीरियड होता है, समय होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने रात में कभी नहीं जगा, कभी नहीं, नेवर, एक भी दिन नहीं, परीक्षा के दिन भी नहीं। रात में कभी नहीं, 10 बजे मैं सोता था, सुबह 5 बजे उठता था। और रात बनी है सोने के लिए, दिन बनी है पढ़ने के लिए। तो सुबह का अगर अच्छा से 3-4 घंटा अगर स्टडी किया जाए तो सुबह में गुलाब जो गोधूली बेला होता है उसमें माइंड बिल्कुल शार्प होता है। और शाम का जो बेला होता है, शाम मतलब 6 बजे के आसपास का, वो 10 बजे तक अगर पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि 20 में अगर 2-3 घंटा दिन में, सुबह का 3 घंटा और शाम का 3 घंटा अगर पढ़ा जाए तो 7 से 8 घंटे एक साल पढ़ लेना किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ें, 20 घंटे पढ़ें, कभी ज़रूरत नहीं, नो, नेवर। और जॉली मूड में पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए, ग्रैब्स करके पढ़ना चाहिए, बार बार एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। जब तक वो टॉपिक आपको पूरी तरह से आप आत्मसात नहीं कर लेते हैं तब तक पढ़ना चाहिए, और बार बार पढ़ना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए, कम बुक्स पढ़ने चाहिए, लेकिन उसे बार बार पढ़ने चाहिए, ताकि उस बुक्स में अगर आप जो पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए कि सारे प्रश्न इसी बुक से आएंगे, और क्वेश्चन बैंक को साथ में रखिए, ये दोनों को मिला दीजिएगा, आपकी तैयारी पूर्ण होगी। और 12 माह किसी भी तैयारी के लिए इनफ एंड सफिशिएंट है। शुरुआत में आप जिस जगह पर पोस्टेड हुए सर, तो पोस्ट होने के बाद किस तरह का कठिनाई को आपको फेस करना पड़ा? घटनाएं तो होती हैं, क्योंकि प्रखंड की जवाबदेही होती है, विधि व्यवस्था भी होती है हम लोग के साथ,
मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना होता है, जनता के बीच जाना होता है, जनता के बीच सभी योजनाएं सही से चल रही हैं कि नहीं, आम एक व्यक्ति जो सोचता है प्रशासन के बारे में कि ये हमारा हित का बात करेगा, सरकार की योजनाएं अक्षरशः पालन हो रही कि नहीं, इसी में हमारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं जो जनता से भी चुन के आते हैं, तो उनसे भी तारतम्य बैठाना पड़ता है, अपना योजनाओं को भी धरातल पर उतारना होता है। कई बार राजनेता चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं कि चूँकि वो भी जनता के चुन के आते हैं, तो उन्हें भी स्वाभाविक होता है कि हम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, और मेरा भी होता है कि हम जनता का काम करें। तो कई बार होता है कि नियम कानून भी बीच में आड़े आती है, और विधि व्यवस्था भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विषय रहता है, लेकिन अच्छे से हम लोग उसको संभालते हैं और आम जनता से अच्छे संवाद करते हैं, और एक आम जनता और एक जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बनाते हुए सरकार की योजनाओं को बिल्कुल अक्षरशः हम धरातल पर उतारते हैं। ये हमारे जब उतरता है, जब एक आम आदमी को उस सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, तो वो दिल से बहुत सुकून मिलता है। शायद ये सिविल सेवा का एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। सर, आप अभी तक के ड्यूटी के दौरान कोई ऐसी घटना बताइए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो और हास्यपद भी हो। ऐसे तो एक लंबा समय बीता है कार्यकाल में, तो घटनाएं तो आती ही जाती रहती हैं, लेकिन अगर आप इतने लंबे समय के बीच आप पूछ रहे हैं, तो एक दो घटनाएं में यही रहता है कि जब हमारे करीब में हमारी चेंबर में जब मैं पकरी बारामा ब्लॉक नवादा में पदस्थापित था, तो एक काफ़ी विकलांग व्यक्ति थे, दिव्यांग कहा जाए, तो वो आए थे, तो हमारे दरवाज़ा के अंदर तक नहीं आ पा रहे थे। मैंने उन्हें सहारा दे करके अपने बगल के कुर्सी पर मैंने उन्हें बैठाया, अपने जितने भी हमारे कर्मी थे बैठाए, मैंने उनका पेंशन चालू करवाया, उनको राशन कार्ड दिलवाया, मैंने उनकी इंदिरा आवास में भी मैंने उनका नाम सूची में जोड़ा, जहाँ तक बना मैं उनका सरकार की योजनाओं को मैं किया। तो जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, मैं वहाँ से चलने के लिए को था, मेरी विदाई समारोह थी, तो वो मेरे लिए घी का डब्बा लेके आए थे, और मैं आज भी उनसे बात करता हूँ, और संतोष हुआ मुझे कि उनकी आँखों को देख करके कि मैंने जो सोच के सिविल सेवा में आया था, शायद मैं वो कर पाया। तो जब भी आते हैं कोई इस तरह के जो गरीब होते हैं, जो मदद हमसे चाहते हैं, उनको हम मदद करते हैं, तो उस दिन मुझे लगता है कि मैं सिविल सेवा में जो आने का मेरा ध्येय था पूरा हुआ। मैं आज भी आपके सामने बैठा हूँ, तो आज भी मैं राशन कार्ड गरीब तक पहुँचे, आंगनवाड़ी में बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पोषक आहार मिले, स्कूल अच्छे से चले, सभी विद्यालय में शिक्षक अच्छे से आएँ, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो वो भी लगता है कि मैं खाली समय निकाल करके बच्चों को मोटिवेट करूं। लगता है कि मैं इस समाज को क्या मैं दूं जिससे मेरा समाज बहुत उन्नत हो, विकसित समाज हो। ये हमेशा रहता है कि आम जनता की जो योजनाएं हैं बिल्कुल अक्षरशः पालन हो, किसी को पेंशन नहीं छूटे, किसी को आवास योजना का लाभ छूटे नहीं, जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर मिले। ये तो शुरू से लेकर आज तक यही सिलसिला चला रहा है। सर, आप अपने सामान्य जीवन और अभी एज अ वीडियो ऑफिसर में उस समय के जीवन और अभी के जीवन में क्या परिवर्तन देखते हैं? पहले का जीवन में जवाबदेही नहीं थी, और आज के जीवन में एक बहुत बड़ी जवाबदेही है। एक पूरे प्रखंड का दायित्व जिसे तो लगता है कि कंधे पर है, और एक दायित्व बोध होता है, और हमेशा लगता है कि जो हमें काम दायित्व दिया गया है वो अच्छे से धरातल पर उतरे, हमसे कोई गलती नहीं हो और आगे वाला भी कोई गलती करे नहीं। ये भाव के साथ सुबह से शाम बीतता है। शायद इसके लिए एक ये भी रहता है कि बच्चों और परिवार को समय नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा कम समय दे पाता हूँ, लेकिन जवाबदेही और काम करने का जो उत्तरदायित्व हम पर सौंपा गया है, वो कहीं ना कहीं हमें
बांध के रखता है और हमेशा एक अच्छा प्रेरणा देता है कि शायद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दरमियान लोग इतने मेहनत करते हैं, इतने लंबे दौर से गुजरते हैं कि एक सहनशीलता तो स्वयं में ही आ जाती है। और कोई भी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, पीटी में, रिटेन में, इंटरव्यू में, और एक सिविल सेवा पास करने के बाद कहीं ना कहीं उसका ही एक मतलब ये इसको कहा जाए कि प्रतिफल के रूप में हम देखते हैं इसको, कि काम करने में बहुत आसानी होती है। और जितने हमने मेहनत पढ़ाई में किया उतना ही मेहनत में अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य बोध को पूरा करता हूँ, और उसे मैं अपने कर्तव्य में, अपने न्याय में कहीं कमी नहीं रखता हूँ। पूरा मैं समय देता हूँ ताकि जनता तक हमारी बात को पहुँचे, और जिस काम के लिए सरकार ने मुझे भेजा है बिल्कुल अच्छा रास्ता वो धरातल पर उतरे। तो अभी तक की ड्यूटी के दौरान सर कभी ऐसा हुआ हो कि आपको छुट्टी की बहुत अत्यंत आवश्यकता हो और आपको छुट्टी नहीं मिली हो, तो उस वक्त आपको कैसा लगा था? होता है सर, जब हम पंचायत चुनाव कराते हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में हम रिटर्निंग अफसर होते हैं, और आरओ के रूप में एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, जहां मुखिया का पद है, सरपंच का पद है, पंच का पद है, वार्ड सदस्य का पद है, तो पंचायत समिति का पद है। इतने सारे पद को एक साथ चुनाव कराना बहुत बड़ी बात है। जी सर। और ये साधारण सा वर्क नहीं, जी। क्योंकि वाहन का व्यवस्था करना, नॉमिनेशन लेना, नाम वापसी कराना, इलेक्शन की सारी पूरी तैयारी करना, फिर इसी तरह से एआरओ के रूप में विधानसभा चुनाव कराते हैं हम लोग। एमपी के चुनाव में भी हम लोग प्रखंड का सारा कारोबार देखते हैं, विधि व्यवस्था से लेकर के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने से लेके पूरा इलेक्शन तक। तो एक बड़े कैनवास में भी हम लोग काम करते हैं, और कई बार नीति आयोग का आता है, केंद्र सरकार के गाइडलाइंस भी आती है, राज्य सरकार का गाइडलाइंस होता है, तो सामंजस्य बैठा के काम करना पड़ता है। तो उसी अनुरूप हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। तो सब कुछ के मूल मंत्र यही है कि अगर आप मेहनत करके आए हैं, आप अच्छे से तैयारी करके आए हैं, तो ये सब बाधाएं नहीं होती हैं, एक पड़ाव होता है, और हम लोग उसको आसानी से करते जा रहे हैं, और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आप पूछ रहे थे कि छुट्टी नहीं मिलती है, तो छुट्टी तो नहीं मिलती है, बहुत लिमिट ही मिलती है। उसी में काम को निपटाते हैं, बच्चों को जो समय मिलता है दूरभाष पे ही कनेक्ट होते हैं, और कभी कभी होती है, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं उसके साथ भी न्याय होनी चाहिए, तो सामंजस्य बैठाना पड़ता है। आपकी पत्नी सर झारखंड की डिप्टी कलेक्टर हैं, तो उनकी तैयारी के विषय में कुछ बताइए। अब तो ज़्यादा बेहतर तो वही बताएंगी, लेकिन फिर भी आप एक प्रश्न पूछ लिए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। तो हमारी पत्नी का नाम प्रियंका प्रियदर्शी है, और वो छठा जेपीएससी जो था उसमें उनका 21 रैंक था ओवरऑल झारखंड लोक सेवा आयोग में। और उनके पास करने में चूँकि मेरी नौकरी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत मिसलेनियस काम हम लोग को होता है, तो जब मैं आता था तो वो कहती थी कि थोड़ा बोर जैसा फील होते हैं, अकेलापन लगता है, आप चले जाते हैं दिन भर। तो मुझे लगता है था कि मैंने हंसी मजाक में ही कहा कि आप भी तैयारी कीजिए, आप भी नौकरी कीजिए। तो बोले कि हाँ कर लेते हैं। तो झारखंड लोक सेवा आयोग का संयोग से उस वक्त वैकेंसी निकली हुई थी, वो भी संत कोलम्बस कॉलेज की स्टूडेंट रही थी अपने समय का, तो एक अच्छी स्टूडेंट रही ही थी। तो मैंने कुछ हल्का गाइड भी किया, कुछ पहले से पढ़नी थी। मैं बहुत श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट का श्रेय मैं ले करके मैं किसी स्टूडेंट को कम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने अपना मार्गदर्शन दिया, ऑप्शनल पेपर रखने से लेकर के पूरी तैयारी तक। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बहुत छोटे थे, बेटी छोटी थी, और हमारा एक बच्चा बिल्कुल होने ही वाला था। उतने कठिन दौर में भी वो फाइनल की है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका बहुत ये करता हूँ कि उनके जज्बा को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि पीटी रिटन इंटरव्यू का ये लंबा दौर, सबसे बड़ा बात
जो आप शुरू में प्रश्न पूछे उसका तो उत्तर तो घर में ही मेरा है कि प्रथम प्रयास में ही वो 21 रैंक लाई। कोई ज़रूरत नहीं था उसको 10 साल तैयारी करने की। शायद हो सकता है कि मेरा अनुभव भी काम किया, जहाँ जो सटीक था मैं वही बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10 बार फेल ही होना पड़ेगा। मेरा थोड़ा समय लगा, लेकिन हमारी धर्मपत्नी झारखंड लोक सेवा आयोग में डिप्टी कलेक्टर पर चयनित हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं। उनका जो जज्बा है, अभी भी छोटे छोटे बच्चे के बीच भी एक बड़े कैनवास में काम कर रही हैं, तो सबको अच्छे से संभाले हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। शायद ये भी एक कारण रहा कि मैं बोलता भी रहता हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस उद्देश्य से आप सिविल सेवा में गई हैं कि आम जनता के बीच की योजनाओं को धरातल पर आनी चाहिए, अक्षरशः आनी चाहिए, सही से आनी चाहिए, पारदर्शिता से आनी चाहिए। तो शायद वो भी अच्छे से झारखंड में कर रही हैं और मैं भी बिहार में कर रहा हूँ, जो कि ये लगता है कि अपना ज्ञान मैंने किसी को बांटा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ज्ञान और भी लोगों को बांटूँ। जितने भी हमारे प्रखंड में विद्यार्थी हैं जो बाहर में तैयारी कर रहे हैं, छुट्टी के दरमियान में आएँ तो मैं उन्हें निःशुल्क अपना मोटिवेशनल क्लास दूँ, वे भी आगे बढ़ें। आपकी हॉबीज़ क्या है सर? मेरी हॉबी तो डायरी लेखन रहा है। दिन भर की दिनचर्या को मैं शाम में लिखता था। अब तो चूँकि समय की व्यस्तता रहती है, लेकिन कभी कभी मैं लिखता हूँ अपनी दिन भर की दिनचर्या, या कहाँ मुझे कमी रह गया, कहाँ ये रह गया। तो डायरी लिखना मुझे पसंद है। झाझा वासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? झाझा के लिए तो चूँकि मेरा भी हाल ही में पदस्थापन हुआ है और झाझा में आप जैसे जागरूक लोग हैं धन्यवाद सर। जो स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं, अच्छा लगा। और झाझा में सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ किसी काम के लिए कोई दबाव भी नहीं देता है और अच्छे से लोग मिलते हैं, बात करते हैं। यहाँ टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है। नागी डैम, नकटी डैम, सिमुल तल्ला है, जी। कई पिकनिक स्पॉट हैं यहाँ पे। तो टूरिज़्म का एक अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। प्रकृति के गोद में बसा हुआ झाझा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके विकास के लिए, झाझा के विकास के लिए टूरिज़्म के प्रति मेरा थोड़ा सा ये रहेगा कि अपने वरीय पदाधिकारी को यहाँ के बारे में, भौगोलिक कल्चर के बारे में प्रेरित कर यहाँ अच्छे से टूरिज़्म स्पॉट बनाया जाए और यहाँ पढ़ाई का एक हब बनाया जाए। और मेरा एक हॉबी भी रहा है जहाँ तो कि बच्चों को बीच पढ़ाना। समय समय पर मैं विद्यालय जाऊँगा तो हाई स्कूल में 8th क्लास 9th क्लास में बच्चों को मैं जागरूक करता हूँ। जी। मैं खुद से पढ़ाता हूँ। मैं जब मुझे लगता है कि मैं थकान आ गया है या अभी मेरा कुछ काम का कुछ अवकाश है या अभी कुछ काम का 1-2 घंटा मेरे फुर्सत में है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, बच्चों के बीच जाता हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। पठन पाठन कार्य को मैं आज भी चाहता हूँ कि बच्चों में मैं बाँटूँ, प्रेरणा करता हूँ। शायद हो सकता है कि हमारी प्रेरणा देने से अगर उस एक क्लास में बैठे हुए 10-15 बच्चे, 10 बच्चे, 5 बच्चे भी अच्छे अगर निकलेंगे तो इस समाज का बहुत भला होगा। और फिर बात उठती है कि सिर्फ नौकरी करना ही उद्देश्य नहीं है, समाज का सेवा करना भी मेरा एक उद्देश्य है। और कहीं न कहीं ये उद्देश्य में मैं अपने जितने भी मैं पदस्थापन में रहा, एक पैरामीटर ज़रूर जीवन में रखा कि एक आम आदमी के लिए क्या मेरा जीवन में उद्देश्य हो, बच्चों के लिए क्या हो, बड़ों के लिए क्या हो, एक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी एक आदर्श अब मैं अपने जीवन में जिया हूँ। और इसी के संकल्प के साथ मैं झाझा में चाहूँगा कि अपने लोगों के बीच में जाऊँ, लोगों के बीच में उनके समस्याओं को दूर करूँ, हर पंचायत में जाऊँ, हर पंचायत पे हमारी योजनाएं जो है बिल्कुल अच्छे से पालन हो, लोग हमसे जुड़ें। कहीं भी कोई समस्या हो तो जनता सीधे हमसे बात करे और कोई दलाल बिचौलिए बिल्कुल हमारे क्षेत्र में नहीं रहें। और अगर कोई इस तरह से काम करेंगे तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगा। मेरा तो यही उद्देश्य है कि अच्छे से लोगों के बीच में काम करूँ। सर आपसे बात कर कर काफ़ी खुशी हुई सर। बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद।
बहुत बहुत